बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। परमाणु की संरचना यह हमारा पूरा चैप्टर हो चुका है और आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्न और उत्तर के बारे में कि कौन सा आपके जो चैप्टर में जो आपके टॉपिक्स कंप्लीट जब हो रहे थे तब आपके प्रश्न थे, तो उन सब के उत्तर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है उसका जो पहला हमारा प्रश्न आता है वो है केनाल किरणें क्या हैं। तो इसका उत्तर आएगा केनाल किरणें धन आवेशित विकिरण हैं जो प्रोटॉनों से मिलकर बनी होती हैं। इसकी खोज 1886 में ई गोल्डस्टीन ने की थी। हमने यहाँ पे देखिए उन्होंने पूछा गया है ये किरणें क्या हैं, हमने उनके बारे में तो बताया, लेकिन आपको उसके साथ हमने ये भी बता दिया कि इसकी खोज किसने की थी, क्योंकि एक आपका ये भी प्रश्न बन सकता है कि केनाल किरणें की खोज किसने की थी, तो आपको ये नाम भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो आज का हमारा प्रश्न आ रहा है वो है, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं। तो प्रोटॉन पर जितना धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है। अतः यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश नहीं होगा, परमाणु विद्युत उदासीन होगा। हम अगर हम ये जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो दोनों सेम रहते हैं और दोनों पे अपोजिट चार्ज होते हैं। और ये मैंने आपको जब ये मैं पढ़ा रही थी वो सेशन में ये भी बताया था कि जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट होके हमारा जो आंसर आता है वो 0 होता है या नहीं। +5 -5 आंसर इज 0। तो इसलिए जब हम आवेश की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का है और उनके बारे में बात कर रहे हैं तो और ये भी जानते हैं दोनों पे हमारा आवेश अपोजिट साइंस में है, एक पर नेगेटिव है एक पर पॉजिटिव है, तो इसलिए हमारा जो ये जो परमाणु होगा वो विद्युत उदासीन होगा। फिर हमारा एक और प्रश्न आ रहा है, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। थॉमसन का मॉडल क्या था, याद आ गया ना आपको? चलिए, थॉमसन के मॉडल के आधार पर परमाणु में ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या, थॉमसन ने यही तो कहा था कि जो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश का परिमाण वो समान होते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान है और हमने साथ में लिख दिया धन आवेशित कण। तो हम प्रोटॉन बोले या धन आवेशित कण बोले, बात एक ही है, मींस हम प्रोटॉन की ही बात कर रहे हैं क्योंकि प्रोटॉन पर ही पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। क्लियर? इसलिए आपका ये जितने हमने डिस्कस करे थे, आपके रदरफोर्ड था, बोर ने KLMN शेल्स के बारे में बताया हुआ था और हमने और विभिन्न और साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, तो आपको हर किसी का एक याद होना चाहिए कि किसने किस पर काम करा था। जैसे रदरफोर्ड का आपको याद रहना चाहिए कि उसने एक सोने की पतली शीट ली थी और उस पर अल्फा किरणों का उस बम्बार्डमेंट करवाया था, जिससे हमें पता चला था सेंटर में न्यूक्लियस होता है और हमें और बहुत कुछ जानकारी मिली थी। तो आपको नाम से उनके एक्सपेरिमेंट्स, उनका जो एक निष्कर्ष निकला है वो याद रहना चाहिए। आज एक और जो प्रश्न है आज का वो है, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। अब हमारा दूसरा प्रश्न आता है, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। तो यहाँ पे हमें क्या, आपको देखिए 3 कक्षाएं दिखानी है, तो 1 2 3 हमने कक्षा दिखाई है, ठीक है, और ये सेंटर में हमने नाभिक दिखाया है और ये आ गया KLM। तो इस प्रकार हमने जो बोर का मॉडल था, तो आपसे अगर 4 पूछे 2 पूछे तो आप उतने ही सर्कल्स आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं जैसा आपसे पूछा गया है। लेकिन याद रखें कि आप यहाँ पर लिखेंगे कक्ष ALM जो भी आप जितने बना रहे हैं और उसमें उनका नंबर भी आप दिखाएंगे, तो ये अच्छा आपके लिए रहेगा।
फिर हमारा जो प्रश्न आ रहा है, क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा? इसका उत्तर होगा अल्फा कणों का प्रकीर्णन सोने की पतली पन्नी के अलावा किसी अन्य धातु की पन्नी से संभव नहीं है, क्योंकि इस किसी अन्य धातु की 1000 परमाणु मोटी पन्नी बनाना संभव नहीं है। इसके आपको और भी उत्तर मिलेंगे कि हमें बहुत पतली चाहिए और सबकी मोटी होती है, हम किसी और धातु का ऐसे इतना पतला नहीं बना सकते हैं। इस प्रकार मेन हमें है कि हमें ये बताना है कि हमें बहुत एक पतली शीट चाहिए होती है, तो उसके लिए हमारा सोने का ही जो एक हमने उस धातु का जो शीट ली थी वो ही संभव है। फिर है परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखें। तो वो क्या आ जाएंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो वो, लेकिन आपको तीनों के नाम देने जरूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर सीरीज में ही चाहिए। हमारा अब जो एक और प्रश्न है वो है हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4u है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन हैं, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो हम जानते हैं परमाणु द्रव्यमान क्या हुआ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला के जो आता है वो होता है परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पे हमें परमाणु द्रव्यमान क्या है, 4u मालूम है। प्रोटॉन हमारे पास क्या है, 2 प्रोटॉन है, और अब हमें न्यूट्रॉन निकालने, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू परमाणु द्रव्यमान। प्रोटॉन हमारे पास 2 है, न्यूट्रॉन हमें निकालने हैं, परमाणु द्रव्यमान 4 है, तो बस न्यूट्रॉन यहाँ पर रखेंगे, 2 को इस साइड में ले जाएंगे, प्लस 2 है तो यहाँ इज इक्वल टू कि हम दूसरी साइड में लेकर आ रहे हैं, तो वो हो गया -2। तो 4 - 2 2, तो हमारा क्या हो गया, हमारे प्रोटॉन भी 2 हैं और न्यूट्रॉन भी 2 हैं। तो याद रखें आपका जो हम परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं हमारा क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू परमाणु द्रव्यमान। इसको याद रखिएगा, फिर आप कुछ भी निकाल सकते हैं, इससे रिलेटेड आपके जो कैलकुलेशंस आएंगे आप इजीली कर सकते हैं। एक और जो प्रश्न है वो है कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। तो इसका हम कैसे लिखेंगे, कार्बन के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6, तो हम इसका वितरण कैसे लिखेंगे, इसका हम कैसे ब्रेक करेंगे, 2 और 4। और दूसरे टाइप से देखें तो हम इनको शेल्स में रखेंगे, तो KLMN ऐसे शेल्स आते हैं। तो हमारा इस समय 2 ही शेल में काम हो जा रहा है, K और L, क्योंकि जब हमने उसको ब्रेक करा तो हम जानते हैं पहले शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं और उसके बाद 8, है ना। लेकिन हमारे पास क्या है, हमने 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन K में रख दिए, तो हमारे पास 4 बचे हैं, तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन L शेल में रख दिए। और यही अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए है तो आप एक सेंटर में न्यूक्लियस दिखाएंगे, पहला एक सर्कल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, दूसरा सर्कल जो बनाएंगे उसमें आप 4 इलेक्ट्रॉन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो सोडियम का परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी 11 है, अब हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो हम एक ऐसे लेकर चलते हैं कि KLM हम शेल्स मानते हैं, फिर हम ये जानते हैं पहले शेल में हमारे K शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 आ गए। फिर हमारा L शेल में हम मैक्सिमम 8 रख सकते हैं, तो हमने 8 रख दिए, 2 + 8 10 हो गए, एक बचा, इसका मतलब है हमें एक और शेल बनाना पड़ेगा M का, जहां पे हमारा 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिख सकते हैं। अगर किसी परमाणु का K और L कोश भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है, और अगर हमें उसका एक पूरा समझ में आ गया तो इसका उत्तर देना हमें कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि हम K शेल में हम मैक्सिमम 2 रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, L शेल में हम कितने रख सकते हैं, 8। 2n² का आपको फॉर्मूला याद है ना, हाँ। तो 2 + 8 10, तो हमारी क्या संख्या हो जाएगी, हम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी।
तो अगर आपको ये बताया गया है कि ये शेल्स पूरे भरे हैं तो आप परमाणु संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने थोड़े से प्रश्न और उत्तर देखे और उसमें हमें ये समझ में आया कि हमारा एक इस जो चैप्टर है ये वाला, तो इसमें जरूरी नहीं है खाली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए, हमारे थोड़े से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस चलेंगे, जिसमें हमें जब परमाणु संख्या मालूम हो तो हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या पता करनी हो, हमें द्रव्यमान मालूम है तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पता कर सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अगर हमें मालूम है तो हम द्रव्यमान को पता कर सकते हैं। और हम हमें जब 2n² की हेल्प से हम KLM जो शेल्स हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो भी हम बता सकते हैं। तो ये सब चीजें देखिए आपस में इंटरलिंक्ड है। कोशिश करें कि आप पहले एक साइड से समझे फिर दूसरे साइड से कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो आप क्या क्या पता कर सकते हैं, और आपके पास अगर कोई एक ठोस जानकारी है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आपको बता रखा है और आपको ये पता करना है कि K शेल में कितने होंगे, L शेल में कितने होंगे, वो भी आप बता सकते हैं। तो ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। तो ये आज का सेशन अब हम यही रोक रहे हैं, अगले सेशन में हम और प्रश्न और उत्तर आपके साथ डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।